वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार पीयूष जी, प्रधानमंत्री मोदी की ये जो यात्रा है अमेरिका की, हाइप तो बहुत है। लोग इसे ऐतिहासिक कह रहे हैं, आज तक का सबसे सफल दौरा मान रहे हैं। हाइप हमने देख लिया, बॉडी लैंग्वेज की बात, भीड़, नारेबाजी, डांस, रंगारंग कार्यक्रम, जश्न, बट वेयर इज द सब्सटेंस? तो हम ये चाहेंगे कि हाइप हम देख चुके हैं, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि सब्सटेंस कहां है। मुझे लगता है हाइप तो जरा भी नहीं है, इट इज ओनली सब्सटेंस। आप देखिए कि ऐसे भारत का कोई नेता कभी दूसरी बार यूएस कांग्रेस को एड्रेस करने के लिए बाईपार्टिसन दोनों पार्टियों द्वारा आज तक बुलाया गया है क्या? एक जमाने में विंस्टन चर्चिल ने दूसरी बार यूएस कांग्रेस को एड्रेस किया था, या नेल्सन मंडेला जी ने किया था। भारत से तो आज तक कभी ये कीर्तिमान किसको नहीं मिला। प्रधानमंत्री जी का स्टेट विजिट के साथ साथ यूएस कांग्रेस को दूसरी बार एक 7 साल के अंतराल में एड्रेस देने का न्योता मिला है। प्रेसिडेंट बाइडेन, हर एक्सीलेंसी फर्स्ट लेडी जेन, जिस प्रकार से उन्होंने पूरा समय अलग अलग कार्यक्रम, अलग अलग विषयों को लेके, बायलैटरल मीटिंग के अलावा, स्टेट बैंक्वेट के अलावा और जो कार्यक्रम रखे हैं वो अपने आप में काफ़ी ऐतिहासिक है। जिस प्रकार से वहाँ पे यूएन में, यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम मनाया गया, एक नया कीर्तिमान बना, गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में तो आया ही, लेकिन हर भारतवासी का सीना चौड़ा हुआ। हमारे प्रधानमंत्री जी को सबके 180 देशों के प्रतिनिधियों के बीच में योग करते हुए रिचर्ड गेयर प्रसिद्ध कलाकार के साथ, मैं समझता हूँ इस विजिट में उद्योग जगत के लोगों ने जो स्वागत किया है प्रधानमंत्री जी का, जिस प्रकार से भारत की डायस्पोरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में अपना विश्वास जताया और जो उत्साह दिखाया, इस विजिट के हर एक पहलू को अगर आप देखें, हर पहलू में नयापना है, हर पहलू में विश्वसनीयता है, हर पहलू में एक विश्व के नेता के रूप में जो प्रधानमंत्री जी का आज विश्व के सामने एक अहम भूमिका निभाने का दायित्व उन्होंने निभाया है, वो झलकती है। जी पीयूष जी, लेकिन यहाँ अपने देश में उस पर राजनीति हो रही है। अपने देश में जो कांग्रेस है वो आपके इन विचारों से सहमत नहीं है। अब कांग्रेस मोदी जी को ना तो श्रेय दे रही है, बल्कि ये कह रही है कि नेहरू जी जब गए थे अमेरिका 1999 में और 1961 में, तब उन्हें मोदी जी से ज़्यादा सम्मान मिला था, ज़्यादा बड़ा स्वागत हुआ था। तो वो एक तरीके से आपके इस ग्रैंड शो को थोड़ा सा फीका करने की कोशिश कर रही है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लोकप्रियता को, उनके लोगों के प्रति उनके प्यार को कोई फीका नहीं कर सकता, और हम उन चीज़ों में, उस तुलनात्मक विषय में जाते भी नहीं हैं। हमने तो जब नेहरू जी गए तो उसके भी गुणगान गाए थे, तब भारतीय जनसंघ थी, और आपने तो देखा नरसिम्हा राव जी के टाइम तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत का प्रतिनिधित्व करने यूनाइटेड नेशंस गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी संस्कारों की पार्टी है, और मैंने तो लगभग सभी विपक्ष के नेताओं के बयान वगैरह देखे, 2-4 को छोड़ दें जो इस प्रकार की ओछी राजनीति में पड़ते हैं। साधारणतः भारत में एक परंपरा रही है कि विदेश में हम अपनी राजनीति को नहीं लेके जाते, विदेश में हम एक आवाज, एक स्वर में बात करते हैं। भारत हमारा महान देश है, हर भारतवासी भारत के प्रति गौरवान्वित महसूस करता है। दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी जो इतनी पुरानी पार्टी है, उसके नेता, चाहे वो उनके अध्यक्ष हों, चाहे उनके सो कॉल्ड युवा नेता या पूर्व अध्यक्ष हो, इनको एक बेसिक कर्टसी या बेसिक चीज भी समझ नहीं आती कि विश्व के सामने भारत ने एक स्वर में बात करना चाहिए। दुर्भाग्य है कि उनकी डिप्लोमेटिक अंडरस्टैंडिंग, इनकी कूटनीति की समझ इतनी पुअर है, इतनी कमजोर है, और शायद उनको चीन ही दिखता है, उनको अमेरिका, यूरोप, यूके, इन सब देशों के साथ जो भारत के बढ़ते हुए संबंध हैं, उनको शायद उससे ईर्ष्या होती है,
उनको चाहिए कि वो चीन के साथ संबंध बढ़ाएं। इस प्रकार की जिसकी सोच हो, जिस पार्टी की सोच हो, जो पार्टी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ करार करता हो, ऐसी पार्टी के साथ हम और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी पीयूष जी, क्या ये आप मानेंगे कि ये अब तक किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का सबसे ऐतिहासिक या सबसे सफल अमेरिकी दौरा है, और है तो क्यों है? निस्संदेह, जैसे मैंने बताया कि स्टेट विजिट तो तीसरा है, लेकिन स्टेट विजिट, स्टेट बैंक्वेट के साथ साथ यूएस कांग्रेस को दूसरी बार एड्रेस करने का सौभाग्य सिर्फ और सिर्फ मात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है भारत से। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस पे जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सेलिब्रेशन हुए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही प्रस्ताव था, जिसको यूएन और सभी देशों ने स्वीकार किया। उसके तहत पहली बार विश्व में किधर भी एक ऐसा कार्यक्रम हुआ है जिसमें 180 देश से ज्यादा के प्रतिनिधि एक साथ योग करते हुए हमने देखे, और हमारे लिए सबके लिए गर्व की बात थी। जिस प्रकार के करार कल हम सुनेंगे, आज रात को जब बायलैटरल मीटिंग्स में सुनेंगे, उसके बाद आपको ध्यान आएगा कि अमेरिका ने आज तक कभी जो चीजें और किसी देश या भारत के साथ तो कभी भी नहीं करी हो, ऐसी चीजें, अनाउंसमेंट्स आपको सुनने को मिलेंगी। मैं समझता हूं जब बायलैटरल मीटिंग के आउटकम्स देशवासियों के सामने होंगे तो किसी को भी कोई संदेह नहीं रहेगा, किसी को भी कोई जरा भी रत्ती भर भी डाउट नहीं रहेगा कि ये ऐतिहासिक नहीं, अति ऐतिहासिक विजिट। जी, लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि 75 सेनेटर्स ने राष्ट्रपति बाइडेन को एक चिट्ठी लिखी है, जो ये कहते हैं कि राष्ट्रपति बाइडेन को जो धार्मिक आज़ादी भारत में कम हो रही है, जो भारत में मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, ये मुद्दे प्रधानमंत्री मोदी के सामने उठाने चाहिए, एंड ही शुड लेक्चर प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन दीज इश्यूज। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसके? और ये सारे लोग, सबसे देखिए सबसे बड़ी बात, प्रेसिडेंट बाइडेन की ही पार्टी के लोग हैं। ऐसा है कि प्रेसिडेंट बाइडेन के स्पोक्सपर्सन ने खुद ने स्पष्टीकरण करा है कि कोई सवाल ही नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को कोई लेक्चर देने का, क्योंकि ये सच्चाई नहीं है। प्रेसिडेंट बाइडेन अच्छी तरह समझते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, भारत इज द मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज। मुझे लगता है विश्व की सबसे बड़ी भी डेमोक्रेसी और जननी है लोकतंत्र की। तो मुझे लगता है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कुछ डेमोक्रेट सेनेटर्स या जो भी सेनेटर्स ने विषय, कांग्रेसमैन ने विषय उठाया है, उनको पूरी सच्चाई की जानकारी नहीं है, समझ नहीं है विषय का। आप थोड़ा गहराई में जाएंगे तो आप पाएंगे कि इसमें से अधिकांश ऐसे सेनेटर्स हैं जो हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे, जो हमारा प्रतिस्पर्धा में या हमारा जो प्रतिद्वंदी है, जिसके साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं है, पाकिस्तान के कॉकस के मेंबर्स हैं। कई लोग तो धर्म के आधार पे इस विषय में कूद पड़े हैं। तो दुर्भाग्य है, पर मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। विशेषकर अमेरिका में बाई पार्टीसन सपोर्ट रहा है इस विजिट के लिए। दोनों पार्टीज के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी जी को, कांग्रेस को पुनः दूसरी बार एड्रेस करने के लिए बुलाया है, और ये भारत के लिए बहुत गौरव की बात है। जी पीयूष जी, आप भारत के वाणिज्य मंत्री हैं, और भारत की जो आम जनता है वो बहुत ज़्यादा जो डिप्लोमेसी की जो डिटेलिंग है उसमें जाती नहीं है। जनता ये जानना चाहती है कि स्टेट डिनर हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, बैंक्वेट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, इस स्टेट डिनर से आम जनता की थाली में क्या फर्क आएगा? बड़ा स्पष्ट बता दूं कि जो जो कार्यक्रम इस विजिट में हो रहे हैं, हर एक की एक अहमियत है, एक मैसेजिंग, एक संदेश जाता है। उदाहरण के लिए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भारत में आज नहीं है, लेकिन हमने एक एमओयू किया अमेरिका के साथ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। अब उसमें से कई बड़े जो कंपनियां हैं उसके प्रतिनिधि मिलेंगे, कुछ मिले हैं, कुछ मिलने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी को स्टेट डिनर में भी आएंगे। एक सिग्नलिंग होता है
कि यूएस की सरकार चाहती है, प्रोत्साहित करती है वहां के उद्योग को कि भारत में वो निवेश करे, लाखों करोड़ों लोगों को नए नौकरी और रोजगार और काम के साधन मिलते हैं उससे। ये भी ध्यान में आता है कि डिफेंस में हमारी आत्मनिर्भरता बढ़े, हम भारत में और निवेश आए डिफेंस की इक्विपमेंट में, भारत स्वावलंबी हो डिफेंस के इक्विपमेंट में, उसका भी एक शुभ संकेत सुनने में आ रहा है। आगे चल के जानकारियां सामने आएंगी। इसी के साथ साथ अब याद करें, कोविड की महामारी में जब हमें वैक्सीन्स भारत में बनानी थी, तब जो वैक्सीन्स के लिए इनपुट्स हैं, जो सामान जाता है, जो मशीनरी लगती है, जो इक्विपमेंट चाहिए, वो काफ़ी मात्रा में ग्लोबल सप्लाई चेन्स के कारण अलग अलग देश और विशेषकर अमेरिका से आना था। उस समय कुछ एक्सपोर्ट कंट्रोल रिस्ट्रिक्शंस थे जिसके कारण अमेरिका से भारत को वो इक्विपमेंट और रॉ मटेरियल नहीं मिल रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आग्रह पर प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने वो सब रिस्ट्रिक्शंस हटाई और उनके विशेषकर सहयोग के कारण भारत में हम 220 करोड़ वैक्सीन के डोज भारतवासियों को दे पाए और भारतवासियों को सुरक्षित कर पाए। इसके अलावा लगभग 30 करोड़ और डोज हमने विश्व के अलग अलग कमजोर देशों को, लेस डेवलप्ड कंट्रीज को भेजे, कई को तो मुफ्त में दिए, जिसके कारण विश्व में भी भारत के ऊपर विश्वसनीयता बढ़ी और भारत का साख बढ़ी। और जितनी भारत की साख बढ़ती है, जितने भारत के ऊपर विश्वसनीयता बढ़ती है, जितनी भारत की आर्थिक ताकत बढ़ती है, उतने नए रोजगार और काम के अवसर भारत में आते हैं। भारत को कोई विशेष समस्या कभी हो तो उसमें मित्र देश काम में आते हैं। भारत का निर्यात बढ़ता है जिससे लोगों को और रोजगार, हमारे किसानों को और आमदनी मिलती है। तो एक प्रकार से हर भारतवासी को पीयूष जी इसका लाभ मिलने चाहिए। जी पीयूष जी, कल हमने देखा इलॉन मस्क की मुलाकात हुई प्रधानमंत्री मोदी के साथ और बाहर आकर उन्होंने कहा कि आई एम अ बिग फैन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। अब इस बयान पर तालियां भी बहुत बजी, कुछ लोग इससे मायूस भी हुए। अच्छी बात है, इतना दुनिया का सबसे बड़ा उद्योगपति अगर ये कहता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी का फ़ैन हूँ, लेकिन उसका एक दूसरा मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि मस्क जो हैं वो मोदी जी को मस्का लगा रहे हैं क्योंकि उनको भारत का बाजार चाहिए, उनको टेस्ला कार भारत में उतारनी है। आप वाणिज्य मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा भी है कि मैं भारत में आऊँगा, इन्वेस्ट करूँगा। तो क्या इलॉन मस्क के लिए कुछ स्पेशल डिस्काउंट किए जाएंगे अब उनके इस बयान के बाद? आपकी जानकारी के लिए भारत में परंपरागत हम कोई भी एक कंपनी के लिए स्पेसिफिक कोई काम नहीं करते या एक विशेषकर उद्योगपति को कोई लाभ मिल जाए इसलिए वो मस्का लगाने वाली तो बात है ही नहीं, क्योंकि मस्का लगा के ना प्रधानमंत्री मोदी जी को मस्का लगा के किसी को कुछ मिलना है, ना भारत में आज सरकार में किसी को भी मस्का लगा के कुछ मिलना है। मैं कई बार उद्योग के मित्रों को बोलता हूँ कि वो एक ज़माना था जब मैं स्वयं भी उद्योग में था, प्राइवेट सेक्टर में, जब हम पूरे समय सरकार की ब्लेसिंग्स मांगा करते थे। आपने भी सुना होगा कि बड़ा प्रसिद्ध होता था कि आई वांट योर ब्लेसिंग्स, मैं ये काम करने चाह रहा हूँ। सरकारी मंत्री और अधिकारियों को, उद्योग को आके आशीर्वाद देना पड़ता था काम करने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये इतिहास बन गया है। अब किसी को कोई स्पेशल फेवर्स भी नहीं है, कोई किसी को फेवरेटिज्म भी करने का मौका नहीं है। अब पॉलिसी ड्रिवन अप्रोच से भारत सरकार सभी के लिए फैसला करती है एक जैसा, और ओपन गवर्नमेंट है जो फैसले लेती है वो सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है कि भारत में निवेश लाए। भारत के हमारे जलवायु परिवर्तन के खिलाफ, क्लाइमेट चेंज के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें सहभागी हो, नई टेक्नोलॉजीज भारत में आए जिससे नए रोजगार के अवसर मिले और भारत की जो डिमांड है उसको हम पूरा कर पाए। आखिर 140 करोड़ लोगों का देश, हमारे पास कई चीजें ऐसी है जो भारत में नहीं बनती है। हम चाहते हैं कि भारत में वो आए, वो टेक्नोलॉजीज भी आए, निवेश भी आए, भारत में बने और भारत की बड़ी मार्केट को सेटिस्फाई करें। आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए 2 साल की वेटिंग लिस्ट है, तो क्या हम नहीं चाहेंगे कि लाखों लोगों को जिनको इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहिए उसके लिए नई कंपनियां, नई निवेश लेके आए भारत में। लेकिन 70 और 80 लाख की अगर हमें टेस्ला मिलेगी, मैं उपभोक्ता मंत्री भी हूं, लेकिन बड़ी बात यह है कि 70-80 लाख में टेस्ला फिर भारत में कौन खरीदेगा?
जी जी जी। एक ही मिनट, मैं उपभोक्ता मंत्रालय भी देखता हूं। भारत के उपभोक्ताओं का अधिकार है कि उनको ऑप्शंस मिले, उनको चॉइस मिले, उनको नई चीजें मिले, उनको क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई में सस्टेनेबिलिटी के लिए सपोर्ट करने के लिए मौके मिले। रही बात 80 लाख की, मैं समझता हूं कि वही तो एडवांटेज है भारत में काम करने का। जब आप भारत में काम करते हो तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होती है, भारत की लेबर की क्षमता बहुत है, मैनेजरियल टैलेंट बहुत है, हमारे स्किल्स बहुत है, और साथ ही साथ एक इकोनॉमिक कॉस्ट भी हम कम करने में मदद कर सकते हैं। तो 80 लाख की गाड़ी तो अमेरिका में है, जब भारत में अगर वो अपनी टेक्नोलॉजी लाते हैं, गाड़ी लाते हैं, तो मेरा विश्वास है कि उनको भी लाभ होगा और भारत में भी लोगों को लाभ होगा, भारत में उपभोक्ता को भी लाभ होगा और हमारे मजदूरों को, हमारे एमएसएमई सेक्टर को बड़ा लाभ होगा। मुझे लगता है कई लोगों को ये जानकारी नहीं है, आपके माध्यम से मैं देना चाहता हूं। आज भी टेस्ला कंपनी 8,000 करोड़ से अधिक अपने पार्ट्स, अपने पुर्जे भारत से लेके जाती है। तो भारत के निर्यात में आज भी 8,000 करोड़ का निर्यात टेस्ला को होता है। आगे चल के वो यहाँ पे पूरा इकोसिस्टम बनाए जिससे इलेक्ट्रिक कार भारत में बने, बैटरी भारत में बने, उसके अलग अलग मोटर्स और पुर्जे बने। तो आप सोचिए कितने लाखों लोगों को इसका लाभ होगा, कितने हजारों सैकड़ों एमएसएमई सेक्टर की कंपनियां यहाँ पे बन पाएंगी, निवेश होगा उसमें, भारत के उद्योजकों को मौका मिलेगा और उसके कारण हम जो आज शहरों में समस्या देखते हैं पोल्यूशन की, प्रदूषण की, उसको भी हम कैसे बड़े रूप में कम। लेकिन एक छोटा सा मैं एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यहाँ ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि इलॉन मस्क सिर्फ टेस्ला नहीं, ट्विटर के भी मालिक हैं अब। तो कल की इस मीटिंग के बाद क्या अब भारत सरकार के ट्विटर के साथ संबंध थोड़े और बेहतर हो जाएंगे, मधुर हो जाएंगे, और ये विपक्ष को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी? ट्विटर की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे हैं पहले से ही, और आप जानते हैं जैक डॉर्सी अभी भारत सरकार के बारे में क्या कहकर हटे हैं पिछले हफ्ते। तो विल देयर बी एनी चेंज इन द रिलेशनशिप? चौधरी जी, पहली बात तो हर कंपनी के साथ न्याय होता है भारत में, और भारत के कानूनों का न्याय, के भारत के कानूनों का सम्मान करने का दायित्व हर कंपनी का है। तो मिस्टर जैक डॉर्सी ने जो कमेंट्स किया एकदम बेबुनियाद है, कोई एर पैर हाथ पैर नहीं है उसके, और मैं समझता हूँ कि उनकी शायद कुछ नाकामियों की वजह से वो ट्विटर अच्छी तरह नहीं चला पाए। आज ढूंढ रहे हैं किस किस को ब्लेम करें, भारत नहीं, वो तो दुनिया के हर सरकार को ब्लेम कर रहे हैं। तो भारत को कोई उन्होंने सिंगल आउट नहीं किया, वो विश्व में हर सरकार के बारे में बयान दे रहे हैं। तो उसमें कोई विपक्ष को बहुत एक्साइट होने की या बहुत उसके। हाँ, माई लास्ट क्वेश्चन, आई नो यू आर नॉट द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बट यू आर अ वेरी वर्सेटाइल मिनिस्टर। आप कॉमर्स भी समझते हैं, आप जो अर्थशास्त्र है वो भी समझते हैं, विदेश नीति भी समझते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ये जो यात्रा है और मुलाकातें हैं राष्ट्रपति बाइडेन से, इसकी वजह से हमारे जो संबंध हैं रशिया के साथ और ख़ास तौर पर चाइना को भी ये यात्रा बहुत बुरी लग रही होगी। उस इक्वेशन को कैसे आप देखते हैं? चौधरी जी, ऐसा है कि भारत और आज शायद पूरा विश्व भी समझ रहा है कि ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है। आज हमारा संबंध अमेरिका के साथ अपने पैरों पे खड़ा है, हमारा संबंध रशिया के साथ अपने पैरों पे खड़ा है। इन सब के पीछे एक इतिहास भी है, इन सब संबंधों के साथ साथ जुड़े हुए कई अर्थव्यवस्था के विषय हैं, कई डिफेंस स्ट्रेटेजिक विषय होते हैं। तो मुझे लगता है कि आज भारत ने अपनी पोजीशन बड़ी क्लियर की है। भारत चाहता है कि हम देश में और विश्व में अमन शांति हो। भारत एक प्रकार से शांति और अमन का दूत की तरह आज पूरे विश्व के साथ बातचीत करता है। तो यूरोपियन यूनियन हो, यूक्रेन के युद्ध के सभी पार्टीज हो, यूक्रेन हो, रशिया हो, अमेरिका हो, बाकी देश हो, चाहे वो पैसिफिक आइलैंड के देश हो, कैरेबियन देश हो, अफ्रीकन देश हो, भारत का आज सबके साथ संबंध अच्छा है। जो भारत के प्रति अपने संबंध अच्छा भी रखना चाहती है और भारत के साथ कोई गलत कारोबार या गलत काम नहीं करती है। जो देश हमारे मित्र बनना चाहते हैं, भारत उनके साथ मित्रता का हाथ बढ़ाता है। और मैं समझता हूं कि
हर एक संबंध की अपनी अहमियत है, अपनी जरूरतें हैं और हर एक संबंध को उसके बायलैटरल विषय में देखना पड़ेगा। आज मल्टीपोलर वर्ल्ड के साथ साथ बायलैटरल रिलेशंस को अहमियत दी जा रही है। जी, मैंने आपको बीच में टोक दिया था, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैंने अगला सवाल पूछा। मैं कोई आपका ऐसा पॉइंट है जो शायद मैंने बीच में तब रोक मैं दिया? सिर्फ इतना कह रहा था, मैं ट्विटर के बारे में थोड़ा सा और खुलासा करना चाह रहा था कि एलॉन मस्क मालिक जरूर होंगे ट्विटर के, पर भारत के कानूनों को, ट्विटर को पूरी तरीके से रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। और ये बात जो भी कंपनी या काम करती है सबके लिए एक ही कानून है। ट्विटर के लिए अलग कानून, दूसरे के लिए अलग नहीं है। सभी भारत के कानून का सम्मान करें, उनको फॉलो करें तो कोई दिक्कत नहीं है। और भारत किसी कंपनी के हिसाब से कोई विशेष अपने कानून को बदलता नहीं है, अपने नीतियों को बदलता नहीं है। यानी नो और स्पेशल नरेंद्र मोदी जी की, उनकी लोकप्रियता, उनकी विश्वसनीयता तो आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, पूरे देश में प्रसिद्ध है। इतने लोकप्रियता शायद ही किसी प्रधानमंत्री को 9 वर्ष तक लगातार देश या विदेश में भारत से मिली होगी। जी, अब अपनी बात हो ही रही है, लेकिन आप जानते हैं कि एक चर्चा ये भी हो रही है कि इस समय मोदी को बाइडेन की ज़्यादा आवश्यकता है या बाइडेन को मोदी की ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि देखिए दोनों देशों में चुनाव होने वाला है। कुछ ही महीनों में यहाँ भी चुनाव है और वहाँ पर भी चुनाव है। एंड बाइडेन इज ऑल्सो स्ट्रगलिंग विद हिज रेटिंग्स राइट नाउ। सो हाउ डू यू सी दैट इक्वेशन एंड द पर्सनल केमिस्ट्री ऑल्सो, लेकिन दोनों की एक देश के तौर पर इक्वेशन? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कभी कोई निर्णय या कोई काम चुनाव के दृष्टिकोण को सामने रख के नहीं किया है। मुझे अभी भी याद है और मैं कई बार ये बात दोहरा चुका हूं, 2014, 2019 दोनों बार जब जनता ने हमें पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का आशीर्वाद दिया, मौका दिया, सेवा करने का मौका दिया, और हमने पूरे लगन के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 9 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को सामने रखते हुए अपना सरकार चलाई है। हमें चुनाव के दृष्टिकोण से कोई अमेरिका से जरूरत है या हम कुछ लाभ अमेरिका को दे देंगे, वो दृष्टिकोण हमारे सामने है ही नहीं। प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता, विश्वसनीयता अपने आप में और भारतीय जनता पार्टी के सरकार, एनडीए की सरकार के किए हुए हजारों काम के बलबूते पे हम जनता का आशीर्वाद लेने जाएंगे। रही बात विजिट की, विजिट तो विन विन होती है दोनों सरकारों के लिए, दोनों देश के उद्योग के लिए, दोनों देश के लोगों के लिए। तो ये देश के दो प्रमुख देशों के संबंध की बात है, दो प्रमुख देशों के लोगों के संबंध की बात है। इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन देखिए, जो जेट इंजन है और ये जो प्रेडेटर ड्रोन है, ये अमेरिका किसी को देता नहीं, तो भारत को देने के लिए कैसे तैयार हो गया? मैं समझता हूं कि हमने बायलैटरल मीटिंग हो जाए, उसमें क्या निर्णय होते हैं वो बातें बाहर आए, उसके बाद इन विषयों के बारे में और विस्तार से चर्चा करनी चाहिए। जी पीयूष जी, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए समय निकाला। आपसे बात करके अच्छा लगा, लोगों को भी थोड़ी और स्पष्टता आई होगी इस प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के बारे में। थैंक यू सो मच, आपका धन्यवाद।